एक्चुअली क्या है कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया बट ओवरऑल मेरा सिलेक्शंस नहीं हो पाया जी। और इस बार मैंने अब ठीक है परफॉर्मेंस पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा बेटर मैंने कोशिश करनी। क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द थियोरेटिकल मैथमेटिक्स और उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहाँ है। इसी सब पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा पेशेंस और क्लैरिटी दोनों चाहिए। सब्जेक्ट क्लैरिटी, नॉलेज क्लैरिटी दोनों चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सब्जेक्ट क्लैरिटी और नॉलेज क्लैरिटी है देन आप डेफिनेटली आप क्रैक करने की कोशिश करोगे। आपका सिलेबस 50% नहीं कवर है तो मेरा मानना है कि आप इनजस्टिस कर रहे हो, आप सही से आप उसको आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए आप पहले फोकस्ड रहो कि हम 50% सिलेबस को कवर करूँ। आपको एक रास्ता दिखाता है बट आपका सिलेक्शन तय नहीं करता। अल्टीमेटली आप सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मेरा मानना ये है कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आप तब भी आईएएस बन सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है तो अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। टेक द टेस्ट ऑफलाइन इन दिल्ली 24 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें जीएस का टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और सी सेट का टाइमिंग दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा। दोस्तों, ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट एकदम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स पर आधारित होगा और साथ ही साथ इससे आप ऑल इंडिया की रैंक का जांच कर अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। ये जो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर द्वारा बनाया जाता है और साथ ही साथ इनके ऑफलाइन सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में होंगे। दोस्तों, एनरोल करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर क्लिक करते ही आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करें, अभी एनरोल करें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को बहुत ही शानदार और बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद। बिलोंग करते हैं? मैं लखनऊ और मेरा नेटिव प्लेस गोरखपुर है। क्या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था सर? सर मैंने इंजीनियरिंग किया है। इंजीनियरिंग। आपका ऑप्शनल और मीडियम क्या था सर? मेरा इंग्लिश मीडियम है, ऑप्शनल मेरा मैथमेटिक्स है। जी। ये अटेम्प्ट आपका कौन सा था सर? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड। तो लास्ट अटेम्प्ट में आपका कैसा रहा था सर और ये वाला कैसा रहा? एक्चुअली क्या है कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया बट ओवरऑल मेरा सिलेक्शंस नहीं हो पाया जी। और इस बार मैंने अब ठीक है परफॉर्मेंस पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा बेटर मैंने कोशिश करनी है। बेटर स्पीच किया है मैंने, काफ़ी अच्छा मेंस के भी पेपर्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। कोशिश किया है कि मैंने ओवरऑल होप्स हो सब कुछ अच्छा हो। ओके, आपका ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहा था? जी राइट जी सर? जी। तो सर आपके मैथमेटिक्स ऑप्शनल से कितने क्वेश्चंस किए गए आपके इंटरव्यू में? और 2-3 क्वेश्चन मेरे से पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज़ द थियोरेटिकल मैथमेटिक्स और उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में कहाँ है। अच्छा। और उस टाइप के क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। ओके, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जो सिचुएशनल बेस्ड हो जिसमें आपको थोड़ा कठिन लगा हो उत्तर देना है? हाँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड पूछा उन्होंने कि उन्होंने बोला कि सपोज स्टेट और सेंट्रल में दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं एज द डीएम तुम किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हो तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप दोनों का ऑर्डर है उस रूल को फॉलो करना या जो भी कुछ बोल रहे हैं उनको फॉलो करना है। तो आप सेंट्रल को फॉलो करोगे या स्टेट को फॉलो करोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने पूछा हमसे, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन था वो। तो आपने फिर क्या आंसर दिया सर? मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो मुझे अलाउ करता है मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं फॉलो करूँगा। क्योंकि आपने सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इंटरव्यू तक आए और सेकंड में भी इंटरव्यू तक आए। जी जी। तो सर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जिसको आप देखते हुए सेकंड अटेम्प्ट में अपने को सुधार करने की कोशिश की? एक्चुअली ब्रदर मेरा हिस्ट्री थोड़ा वीक था और मुझे हिस्ट्री में काफ़ी वीक नंबर मिला और मैंने उस पर फोकस किया कि इस बार मैं हिस्ट्री को थोड़ा बेटर करूं। और मैथ्स मेरा ऑप्शनल वगैरह बहुत ठीक था, मतलब ओवरऑल ठीक था। मुझे ऑप्शनल में सेकंड हाईएस्ट नंबर मिला था तो मेरा ऑप्शनल वगैरह में ठीक है ब्रदर। तो सर कितने नंबर से आप रह गए थे लास्ट में अगर देखा जाए? मैं 9 नंबर से रह गया था। ओनली 9? ओनली 9। ओके, तो सर अगर आप अपने मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेके कुछ रिसोर्स बताना चाहें जो कि आप फॉलो कर रहे हो या किए हैं उसके बारे में बता दें। एक्चुअली यार मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो किया है, जैसे एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने बुक किया है राय सिंघानिया का, और उसके साथ साथ मैंने IMS के नोट्स काफ़ी अच्छे से मैंने उसको प्रीफर किया है। ओवरऑल मैं IMS और टेस्ट सीरीज पे मैं डिपेंडेंट था। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे याद आया कि
इस यूपीएससी में अब ज़्यादातर लोग आईआईटी और बीटेक वाले आ रहे हैं, मतलब जो बीए वगैरह बैकग्राउंड्स होते हैं उनका बहुत कम सिलेक्शन होता है सर। तो मतलब आईआईटी बीटेक ये इंजीनियरिंग करने के बाद भी यूपीएससी में आने के सर क्या वो मतलब कैसा ये जर्नी रहता है? यार एक्चुअली क्या है कि आप आईआईटी से आओ या फिर किसी ग्रेजुएशन कोई भी ग्रेजुएशन से किए हो, तो मेरा मतलब ये है कि दोनों को स्टडी वेल करना पड़ता है। अगर आप आईआईटी से आए हो तो तब भी आपको फोकस्ड होना पड़ेगा किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए, या फिर आप किसी बीए बीएससी बीकॉम जो भी डिग्री आपके पास ग्रेजुएशन में है उस पर भी अल्टीमेटली इक्वल फोकस करना होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप कंसिस्टेंट रह के किसी भी स्टडी को फॉलो करोगे देन यू कैन फाइट दिस एग्जाम दिस ईयर नेक्स्ट ईयर, जब भी आप करोगे आप डेफिनेटली फाइट करोगे। एग्जैक्टली सर। सर आपका ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट हुआ था? मैं 2018 में कंप्लीट किया। 18 में? और 18 के बाद आप स्टार्टिंग कर दिए थे या उसके बाद? नहीं, मैंने यार 2019 से स्टार्ट किया था और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है। मैंने ओके, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जब आपने दिया उसमें कितने साल का आपका प्रिपरेशन रहा था? 1-2? ऑलमोस्ट यार 1 ईयर। 1 ईयर? 1 ईयर में आपने इंटरव्यू तक क्वालिफाई? डेफिनेटली। वाह, इट्स रियली ग्रेट। ओके, तो सर आप कुछ टिप्स देना चाहें हमारे जो व्यूवर्स जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप जब ग्रेजुएशन किए उसके बाद आपने अटेम्प्ट दिया और आपका हो भी गया फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में भी आप, तो सर कुछ ऐसा मेजर टिप्स जिसमें आपने ध्यान दे रहे होंगे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद? एक्चुअली यार इस एग्ज़ाम में थोड़ी कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पेशेंस बोथ, और उसके साथ साथ आप स्पेशली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू पे आप फोकस करिए। तो प्रीलिम्स में आप मैक्सिमम टेस्ट सीरीज पे फोकस करिए, और अगर आपका सिलेबस ऑलमोस्ट 80% कवर हो, 80-90%, देन उसके बाद आप क्या करो कि जो चीज़ें हैं आप क्विक रिवीजन पे फोकस करो कि हम चीज़ों को एग्ज़ाम्स से पहले 1-2 बार रिवीजन जितना हो सकता है पॉसिबिलिटी करें, और बस इसी सब पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा पेशेंस और क्लैरिटी दोनों चाहिए, सब्जेक्ट क्लैरिटी नॉलेज क्लैरिटी दोनों चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सब्जेक्ट क्लैरिटी और नॉलेज क्लैरिटी है देन आप डेफिनेटली आप क्रैक करने की कोशिश करोगे, अच्छा करोगे। ओके, अगर सर देखा जाए तो यूपीएससी में क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ग्रेजुएशन से ही लोग लग जाते हैं, इनफैक्ट बहुत लोग 12th से ही लग जाते हैं। तो सर एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि कब से स्टार्टिंग करना शुरुआत रहेगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या उसके बाद? नहीं यार, मेरा मतलब है कि अगर आप किसी स्पेशली आप यूपीएससी के लिए आना चाहते हो तो आप फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो तो उसके बारे में थोड़ा शुरू करना ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़ा देखो कि एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, और बुक्स को पढ़ो, सिलेबस को पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उसकी स्ट्रैटेजी बनाते रहो। अगर आप फ्यूचर यूपीएससी को देखते हो तो फ्यूचर यूपीएससी में जाना चाहते हो या आप इसको क्रैक करना चाहते हो तो आप इसके लिए 3rd ईयर से या अगर आप इंजीनियर हो तो 4th ईयर से आप धीरे धीरे स्टार्ट करना शुरू करना चाहिए, मेरा मानना है। ओके सर, और मीडियम जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो 12th तक हिंदी मीडियम से रहते हैं, इसके बाद फिर मीडियम चेंज करते हैं ग्रेजुएशन में और यूपीएससी भी इंग्लिश मीडियम से करते हैं, तो उनके लिए सर इंग्लिश मीडियम कहीं ना कहीं एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सर इस चीज़ को कैसे करें, इंग्लिश कितना एक्चुअली क्या है, अगर वो देखिए इंग्लिश हिंदी की बात इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो उस लैंग्वेज को प्रेफर करो। अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी में आपका कंफर्टेबल जोन अच्छा है, आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो किसी चीज़ को, डेफिनेटली यू कैन चूज हिंदी स्पेशली। और अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश चूज करिए। ओके ओके, इट्स नॉट मैटर हिंदी एंड इंग्लिश, आपको ओवरऑल नॉलेज आपके पास है, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट प्रॉपर ढंग से कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे। जी सर, मेरा मतलब पूछने का था कि मतलब इंग्लिश कितने हाई लेवल तक, मतलब इंग्लिश एक बेसिक लेवल रहे फिर भी चलता है या हाई वोकेबलरी वगैरह रहता है, कितना? तो यार मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बेसिकली इंग्लिश अगर आपको स्पीक कर ले रहे हो, इंग्लिश को समझ ले रहे हो, सपोज मान लो आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है, अगर आप इंग्लिश को लिख पा रहे हो एज द मेंस में, अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज कर लो, अगर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी वीक है तो आप हिंदी ले सकते हो, डोंट वरी, उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, कुछ वेरिएशंस नहीं है। बट ये है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी को ही चूज करो। या ओके, इसके साथ सर आप यूपीपीएससी भी क्लियर किए हुए हैं। जी, तो सर उसमें आपका क्या स्टेज रहा और कितना अटेम्प्ट रहा? एक्चुअली यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वहाँ पे, और उसमें मैं क्लियर हूँ और अभी तो मैं जॉब पे नहीं हूँ। ओवरऑल ठीक है, मैं इस बार भी यूपीपीसीएस का मैंने मेंस दिया है और वेट कर रहा हूँ रिजल्ट का, फिर इन फ्यूचर जो होगा उसको देखेंगे।
ओके, अब सर कुछ प्रीलिम्स को लेकर अगर आप बताना चाहें, जो स्टूडेंट्स अभी प्रीलिम्स 5 तारीख को है 5, तो सर उसके लिए कुछ आप टिप्स देना चाहें हमारे न्यू व्यूवर्स को। यार मेरा एक ही सजेशंस है उन लोगों को, बी कॉम रहे और फोकस्ड रहे और उसके साथ साथ पेशेंस बनाए रखें कि जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, यस सर। जो भी एग्ज़ाम्स उनका आने वाला है 5 जून को, उसमें जितना हो सकता है प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि जितना हो सकता है टेस्ट सीरीज लगाएं और एक रिवीजन कर लें। 1 से 2 बार जो रिवीजन कर सकते हो वो करें। स्पेशली जो किसी का सीसेट वीक है तो सीसेट पे ज़्यादातर वो फोकस करें, क्योंकि कुछ लोगों का सीसेट वीक्स है, तो सीसेट अगर वीक है तो उस पर अच्छे से फोकस करें, क्योंकि बहुत से लोगों का रिजल्ट मैंने देखा है, मेरे कुछ कलीग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनका सीसेट की वजह से नहीं अच्छा हो पाया। तो मेरा मतलब है कि जो एरिया अगर वीक है एट दिस टाइम, डेफिनेटली उस पर पहले फोकस करना चाहिए, देन आप फोकस करो हर चीज़ पर। एग्जैक्टली सर, एक मेंस है जो कि बहुत बड़ा रोल करता है रैंकिंग के लिए, तो सर मेंस में आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप कैसे स्ट्रेटजी बताएंगे मेंस को लेकर के? मेरा सिंपल है कि मैं बताता हूँ कि जिसका 50% सिलेबस कवर हो ऑलमोस्ट, वो मेंस के लिए जाए, मतलब स्पेशली मेंस के आंसर राइटिंग के लिए जाए। अच्छा, अगर आपका सिलेबस 50% नहीं कवर है तो मेरा मानना है कि आप इनजस्टिस कर रहे हो, आप सही से आप उसको आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे। इसलिए आप पहले फोकस्ड रहो कि हम 50% सिलेबस को कवर करूं, देन मेंस की आंसर राइटिंग स्टार्ट करूं। ओके, कोचिंग सर कितना मैटर करता है? आप जैसे कोचिंग लिए या नहीं लिए? मैंने कोचिंग लिया था, बट मेरा कोचिंग ओवरऑल कंप्लीट नहीं हो पाया था। अच्छा। और कोविड आ गया, फिर कोविड की वजह से मेरा 1.5 मंथ ऑलमोस्ट सिलेबस बच गया था, तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी करके कवर किया। और रही बात कोचिंग का, देखो अगर आपके पास डेडिकेशन और फोकस्ड हो तो मेरा मानना है कि कोचिंग आपको एक रास्ता दिखाता है, बट आपका सिलेक्शन तय नहीं करता। अल्टीमेटली आप सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी करोगे देन आप और बेहतरीन कर सकते हो। कोचिंग आपको एक रास्ता बताएगा कि आप ऐसे कर लो, वैसे कर लो, आपका एक रास्ता मीडियम बनेगा, बट उस मीडियम को और अच्छा इम्प्रूव करना है तो आपको बेटर स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ओके सर, अल्टीमेटली कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, इन चीज़ों पे सर आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे पर्सनालिटी को डेवलप करें, कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल फॉर इंटरव्यू? यार देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप डैफ ओरिएंटेड, जितनी आपकी डैफ में आपने जो भी फिल किया है, जो करंट इशूज़ हैं उसको आप फॉलो करो, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चल रही हैं, और जो भी कंट्री के अंदर बेसिकली कुछ चेंजेज आए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है या फिर जिस भी सेक्टर में वर्क अच्छा हुआ है उसको आप ज़्यादा ढंग से पढ़ें। और स्पेशली आप फोकस्ड रहो कि मुझे डैफ पे 60 to 70-80% क्वेश्चन आप डैफ पे ही आता है, तो आप डैफ को अच्छे से पढ़ो। देन उसके बाद करंट अफेयर, उसके साथ साथ आप डोमेस्टिक लेवल पे जो भी आपके करंट्स चल रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी क्राइसिस चल रही हैं, उसको भी आप प्रेफर करें। उसके बाद आप ये सब करके जाओगे तो आप बेटर वहाँ पे अच्छा आंसर कर पाओगे। जी सर, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, हमारे जो बहुत सारे व्यूवर्स हैं जैसे यूपी, बिहार, एमपी तरफ से गांव से बिलोंग करते हैं, वो फाइनेंशियली उतने सही नहीं होते, तो सर उनके लिए कोचिंग लेना एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। तो सर कैसे फाइनेंशियली चीज़ों को कैसे मेंटेन करें, बिना कोचिंग का कैसे पढ़ें? एक्चुअली मेरा मानना ये है कि अगर आप फाइनेंशियली वीक हो तो आप तब भी IAS बन सकते हो, डेफिनेटली बनोगे। पैसा आपको IAS नहीं बनाता, जी, समझ रहे हो? पैसा आपको IAS नहीं बनाता। अल्टीमेटली आप अगर स्ट्रगल करना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी करो। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, आज कोचिंग हो गई, बहुत पहले कोचिंग नहीं थी। जी। तो आज के समय पे मैं मानता हूँ थोड़ा रिसोर्सेस बढ़ गए हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आप घर पे रहोगे और बहुत से ऑनलाइन का समय है, आप ऑनलाइन से बहुत से मटेरियल आप एक्सेस कर सकते हो और आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो विदाउट कोचिंग का, क्रैक भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऑल द बेस्ट सर आपकी जर्नी के लिए। आप बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जरूर सफल। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जी, थैंक यू।